नमस्कार। क्या भारत ने उस दोस्त को भुला दिया जिसने कभी हमारे जमीन से सरहद बांटी थी? क्या भारत की चुप्पी अब उसकी कमजोरी बनती जा रही है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की जो वक्त के थपेड़ों में धुंधला तो जरूर पड़ा लेकिन मिटा नहीं। भारत और ईरान का गहरा रिश्ता, भाषा, परंपरा, संस्कृति, इतिहास सब साझा ही था। लेकिन आज जब ईरान मुश्किल में है, भारत की खामोशी सबको चौंका रही है। ईरान ने भारत से खुलकर कहा कि इजराइल के हमले की निंदा करो, लेकिन भारत अब भी खामोश है। क्यों? क्या डर है या कोई रणनीति है? एक देश जो कभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुआ था, क्या अब रणनीतिक चुप्पी की ढाल में छुप रहा है? इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ घरेलू राजनीति की सहायक बन गई है? क्या हमें इजराइल और अमेरिका की दोस्ती इतनी प्यारी हो गई है कि हम अपने पुराने साझेदार को अकेला छोड़ दें? भारत चुप है, भारत असहज है, भारत शायद भ्रम में है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की हार भारत के मल्टीपोलर वर्ल्ड के सपने को गहरी चोट दे सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत अब भी गुटनिरपेक्ष है या फिर अमेरिका के साए में खड़ा है, बस बिना बोले? इजराइल हमलावर है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, ईरान अकेला है और भारत कहीं नहीं दिखता। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे, अगर ईरान पर इजराइल भारी पड़ा तो भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्या इजराइल के पक्ष में खामोशी से भारत अपना प्रभाव खो रहा है? और सबसे अहम, क्या भारत की मूक नीति सच में एक रणनीति है या बस कंफ्यूजन? क्योंकि जब दुनिया के नक्शे बदल रहे हों तो चुप रह जाना भी एक स्टैंड होता है, पर वो स्टैंड किसके लिए है ये तय करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम बेबाक मुकेश। सर, ईरान ने खुद कहा है, भारत से सवाल उठाए हैं कि आप इजराइल जो जंग चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उस पर बोलिए। भारत की चुप्पी और ईरान का भी सवाल उठाना, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये ईरान की अपेक्षा बहुत ही वाजिब है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सारा कुछ इजराइल की तरफ से हो रहा है। ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, इजराइल ने हमला किया। इजराइल गजा पट्टी पर पिछले 20 महीनों से लगातार अत्याचार कर रहा है, हिंसाचार कर रहा है, बर्बरता कर रहा है। ऐसी सूरत में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले जब संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया था जिसमें गजा में युद्ध विराम तुरंत लागू होना चाहिए, उस पर वोटिंग हुई थी तो भारत उससे एब्सेंट कर गया था। जबकि एक सामान्य प्रस्ताव था और उसके पहले उसने उसके पक्ष में भी वोट दिया था। तो उसके बाद बदला क्यों रुख भारत का? ये सब ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे ईरान को झटका लगा है कि भारत एक जो उसका पुराना मित्र होता था, सहयोगी होता था और आर्थिक मोर्चे पर भी उनके बीच में सहयोग बढ़ रहा था, इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है? वो क्यों एक इजराइल परस्त नीति अपना रहा है? भारत में भी इसकी आलोचना हुई थी। कहा गया था ये नैतिक कायरता है कि आप गजा पट्टी में इतनी बर्बरता देखने के बावजूद आप इजराइल के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एब्सेंट किया। 149 देशों ने उसके खिलाफ मतदान किया, उसके पक्ष में मतदान किया था उस प्रस्ताव के, और भारत एब्सेंट कर गया था। तो वहीं से, बल्कि काफी पहले से ये लग रहा था कि भारत इजराइल के पक्ष में झुकता जा रहा है, लगातार झुक रहा है। ठीक है कि अभी पाकिस्तान के साथ हमारी जो जंग हुई थी उसमें इजराइल ने भारत का साथ दिया था, ये सही बात है। लेकिन क्या ईरान ने आपका साथ नहीं दिया था? ये भी एक सवाल उठता है। मुद्दा ये है कि आपकी विदेश नीति हो, आपकी कूटनीति हो, आपने उसमें एक तो जो आपने जिक्र किया कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हावी कर दिया है, दूसरा अपनी वैचारिकी को भी उस पर लाद दिया है, और तीसरा ये एक व्यक्ति के पर्सनल प्रचार प्रसार का साधन बना दिया गया है। तो इन तीन वजहों से हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति पटरी से उतर चुकी है। उसकी विश्वसनीयता नहीं रह गई है, उसका जो महत्व अंतर्राष्ट्रीय जगत में होता था वो नहीं रह गया है, पूछ परख नहीं रह गई। और अब ऐसा लगता है कि भारत एक किनारे खड़ा है, उसे ना कोई पूछ रहा है, ना वो कहीं अपना वजूद का एहसास कराने की, अपनी ताकत का एहसास कराने की कोई कोशिश करता दिख रहा है। एक कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच में हास्यास्पद ढंग से उसको समझौता कराने की कोशिश की थी, वार रुकवाने की, और उसके बाद उनका मजाक बना था क्योंकि उसको उन्होंने
अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करना चाहता। इस तरह के मौक़ों पर बहुत खामोशी के साथ चुपचाप काम किया जाता है। भारत को इजराइल से भी बात करनी थी, ईरान से भी बात करनी थी और लगातार बात करनी थी, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। यानी उसने अपने आप को अलग कर लिया इन सब सिचुएशन से। और जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, इससे उसकी छवि और ख़राब हो रही, न केवल ईरान की नज़रों में बल्कि पूरी जो इस्लामिक दुनिया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बार बार देकर वहाँ के राष्ट्रीय सम्मान लेकर लौटते हैं, उन देशों में भी कि ये भारत जो है, ये जो आज का भारत है, जो मोदी का भारत है, वो इजराइल परस्त है। यहूदियों के प्रति उसका जो झुकाव है बहुत ज़्यादा है। आप जानते ही हैं कि जो संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो हमेशा इजराइल को बड़े अपने एक आइकन की तरह देखते हैं, अपने एक आदर्श मॉडल के तौर पर देखते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, जिसको मस्कुलर पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इजराइल की स्थिति दूसरी है, हमारी दूसरी है। हम दूसरे तरह के देश हैं, हम किसी के कृपा से बनाए हुए देश नहीं हैं, हम सिविलाइजेशन है। हमें अपने इस महत्व को समझना चाहिए, जो कि इस सरकार को समझ में नहीं आया। वो इजराइल को कॉपी करना चाहती है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक घरेलू जो राजनीति है वो विदेश नीति पर लागू हो रही है, विदेश नीति डिसाइड कर रही है घरेलू राजनीति। घरेलू राजनीति में ऐसा क्या खराब है कि विदेश नीति खराब हो जा रही है? घरेलू राजनीति आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हेट मॉन्गरिंग पर टिक गई है। यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने पर टिकी हुई है, और ये उसी का विस्तार है। जब सरकार और उसके सत्तारूढ़ दल, उसके तमाम संगठन मुसलमान विरोधी भावना और विचारों से प्रेरित हों, लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हों, और उनको जब ये होता है तो जहाँ भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो यहाँ वो पूरा एक हिस्सा खुश हो रहा होता है। अभी गजा में जिस तरह से मारकाट मची हुई है, उसको लेकर भी खुश हो रहे हैं वो लोग। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वही तबका है जो ईरान पर हमला होने पर खुश हो रहा है कि चलो ईरान पर भी हमला हो गया। तो ये जो अंदर की हेट पॉलिटिक्स है, वही आपकी विदेश नीति पर हावी हो गई है। आप विदेश नीति को भी उसी चश्मे से देख रहे हैं, और उसी चश्मे से आप ईरान और इजराइल को देख रहे हैं। उसी चश्मे से आप तय कर रहे हैं कि हमको इजराइल के साथ जाना है या ईरान के साथ जाना है। आपने कहा कि हम संतुलित नहीं हैं, एक हिसाब से अगर हम संतुलित हैं तभी तो हम नहीं बोल रहे हैं। गुट निरपेक्ष क्या था कि हम क्या बोलते थे किसी के पक्ष में, और अभी क्या अलग हो गया? हम भी तो अभी बीच का रास्ता अपना रहे हैं ना। गुट निरपेक्ष में हम बुराइयों का विरोध भी करते थे, ऐसा नहीं था कि हम खामोश रहते थे। अगर किसी देश में कोई बड़ा देश अत्याचार कर रहा होता था तो हम खड़े होते थे उस देश के साथ, उसका विरोध करते थे। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, वो बराबरी के आधार पर चलनी चाहिए। वो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून हैं उनके हिसाब से चलनी चाहिए। और वो वहाँ पर स्टैंड लेता था भारत। फिलिस्तीन का मसला लीजिए आप, फिलिस्तीन के मसले पर भारत सरकार ने जब बनाया जा रहा था तभी स्टैंड ले लिया था, और बहुत देर में जाकर भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी वहाँ से। और फिलिस्तीन के पक्ष में भारत पूरा हमेशा खुलकर खड़ा रहा है। आप नेहरू को देखें, इंदिरा गांधी को देखें, बाद तक ये बाद में ये पॉलिटिक्स थोड़ा चेंज होनी शुरू हुई है। कांग्रेस की सरकारों ने भी थोड़ा सा झुकाव इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इस सरकार ने तो इस कदर झुकाव दे दिया कि ये एक तरह से इजराइल के साथ खड़े हो गए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा पर गए थे और ये अपेक्षा की जा रही थी कि भाई इजराइल गए तो आप फिलिस्तीन भी जाओ ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए। वो फिलिस्तीन नहीं गए, वो केवल इजराइल गए, और उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपनी दोस्ती को खूब प्रचारित किया। खूब वीडियो बने, आपने देखे होंगे, वीडियो बने, तस्वीरें फैलाई गई कि वो तो मेरा जिगरी यार है। देखिए, ये सही बात है कि इस समय ये इतनी नाजुक स्थिति है जिसमें किसी सरकार को किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने में दिक्कत हो सकती है, होगी, और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाकर भी रखना है, किसी एक तरफ पूरी तरह न झुककर। यही तो समय है जब आपको ये बताना कि हम
ईरान पे जो हो रहा है वो भी हमको बर्दाश्त नहीं है। ईरान जो करता है प्रॉक्सी वार के जरिए वो भी ठीक नहीं है। तो आप एक बैलेंस रुख अपना सकते हैं और इस सिचुएशन में आप समाधान की कोशिश अपने तरफ से कर सकते हैं कि भारत एक प्रमुख राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, हम पेशकश करते हैं, हम बात करेंगे, हम मध्यस्थता में सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत एक डरा हुआ देश है, वो अमेरिका से डर रहा है। उसको डर लगता है कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए अगर हमने इजराइल का विरोध कर दिया, उसकी निंदा कर दी। अब जैसे SCO शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्टेटमेंट को भारत ने सपोर्ट नहीं किया, उससे अलग हो गया। क्या वजह थी भाई? आप अगर इजराइल इस तरह का अत्याचार कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या था? ये हमले के खिलाफ था कि ये हमला ठीक नहीं है, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कोई बात ही नहीं कि आप, और जिस तरह से इजराइल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हेड ऑफ स्टेट को एलिमिनेट कर देंगे, हत्या कर देंगे, ये कर देंगे, और हत्यारों की तरह उसने बिहेव भी किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पक्ष में तो खड़े हो सकते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सेकंड लास्ट सवाल कि भारत की विदेश नीति बहुत कंफ्यूजन में है? जैसा कि आपने कहा कि इजराइल जाते हैं, इजराइल से संबंध अच्छे बनाए, बहुत अच्छी बात है, डिफेंस में मदद करता है, बहुत चीज़ों में मदद करते हैं। लेकिन फिर जो फ़लस्तीन के जो नेता से हम अमेरिका या UN में वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं, जब वोटिंग होती है कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करो, हम आतंकवादी नहीं घोषित करेंगे, हम पक्ष में भी हो गए, फिर हम वैसे हरकत भी नहीं करते। बहुत कन्फ्यूजन नहीं लग रहा कि समझ नहीं आ रहा कुछ? बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस हो भी नहीं पा रहा है। बिल्कुल कन्फ्यूजन है, हालांकि बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इजराइल के पक्ष में झुके हैं। इजराइल के साथ कितना हमारा व्यापार है, कारोबार कितना है? तकरीबन $3.5 बिलियन का कारोबार है। ईरान से हम तेल आयात करते हैं, और ईरान में जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, वहाँ से हमारा 80% रेड सी, और यहाँ से 2 जगहों से हमारा 80% ऑयल इंपोर्ट होता है। अगर ईरान ने वहाँ गड़बड़ कर दी तो हमारी हालत क्या होगी? फिर चाबहार में आप पोर्ट बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी पूरी सेंट्रल एशिया तक का एक कॉरिडोर खड़ा होना है, रूस तक आप वहाँ से जा सकते हैं। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ेगा। ईरान का साथ अगर इस समय आप नहीं देते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को भी तो जोखिम में डाल रहे हैं ना। ईरान भी तो देख रहा है, जब उसका मौका आएगा तो वो भी आपसे फिर उस तरह से बिहेव करेगा। तो एक बैलेंस कि हमको अगर इजराइल से टेक्नोलॉजी मिलती है, डिफेंस के इक्विपमेंट मिलते हैं, तो उसको उतना महत्व दें। ईरान के साथ हमारे इस तरह के रिश्ते और इस तरह का प्रोजेक्ट हैं तो उनको भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन आप अगर एक तरफ टिल्ट कर दिख रहे हैं, एक तरफ झुके हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर है कि दूसरा पक्ष आप पर भरोसा नहीं करेगा, और झुकाव से भी कुछ खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहा कि अपने नुकसान बताए कि अगर ईरान हमें क्या क्या फ़ायदा देता रहा है। अगर इजराइल भारी पड़ता है ईरान पर तो जो पश्चिम एशिया का पूरा समीकरण बदल जाएगा, तब हमारे क्या अस्थिरता पैदा हो सकती है। और आखिरी सवाल इसी में ही जुड़ा हुआ है कि हम जानबूझ के सारे देशों को चीन को दे रहे हैं। बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान भी अब आजकल बातचीत कर रहा है, पाकिस्तान तो है ही, श्रीलंका। चीन ने तो ईरान में पहले से ही अपना तो और बना लिया। हमारे साथ बैलेंस थे ना, ईरान के साथ बहुत अच्छा रिश्ते हैं चीन के, और ईरान की चीन पर निर्भरता भी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो वो एक एंगल तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक जो आप भी अपनी जगह बना रहे थे उस खित्ते में, उस इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है, और ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के पास बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, चंद किलोमीटर की दूरी है। तो आप एक पैरेलल अपनी भी जगह बना रहे थे, अपने लिए भी रास्ता बना रहे थे, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। और पूरे मिडिल ईस्ट में आपकी साख क्या रह जाएगी? आप इजराइल के साथी के रूप में जाने जाएंगे तो इजराइल की जनता भी आपके खिलाफ हो जाएगी। इस पूरे मिडिल ईस्ट में आपके 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदुस्तानी काम करते हैं उन मुल्कों में, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई वगैरह वगैरह में। वहाँ उनकी स्थिति क्या होगी? अगर आप प्रो इजराइल हो जाएंगे तो वहाँ काम करने वाले वहाँ के स्थानीय लोगों की नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन
ये सरकार डरी हुई भी है, कंफ्यूज भी है, इसके पास कोई दूर की दृष्टि भी नहीं है, इसके पास ऐतिहासिक दृष्टि भी नहीं है, पीछे देखकर कुछ सीख सके वो भी नहीं है। तो हर मोर्चे पर ये कच्चे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, हर मोर्चे पर कच्चे साबित हो रहे हैं। सरकार डरी हुई भी है, सरकार को जहां बोलना चाहिए वहां पर बोलती नहीं है, मौन हो जाती है। और ये चुप्पी कहीं भारत के भविष्य की आवाज़ को कहीं छीनने की कोशिश ना करे। भारत का भविष्य जो कि घरेलू राजनीति, विदेश नीति को खराब कर रही है, कन्फ्यूजन में विदेश नीति हो रही है, ये बड़ा नुकसान तो करने जा रही है। ऐसे ही और सब्जेक्ट पर, विषयों पर बात सत्य हिंदी करता रहेगा। कोई नया मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे और आपको तुरंत नोटिफिकेशन में, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। उसके बाद सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, वहाँ पर आप खबरें पढ़ें और वीडियोज़ भी देखें। नमस्कार।